तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से हम आते हैं अपने अध्यापन की ओर और सीखेंगे, इसमें पढ़ेंगे भारतीय संविधान की सीरीज के तहत। आज जो रिलीज होगी वो हम रिलीज करने जा रहे हैं 12वीं वीडियो, जो संविधान की संघीय कार्यपालिका से रिलेटेड है, उससे संबंधित है। तो आइए इसको शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे भाग 5 संघीय कार्यपालिका। इससे पहले हमने भाग 4 पढ़ा था और भाग 4 में हमने पढ़ा था डीपीएसपी, और भाग 4 क में हमने पढ़ा था वो था मौलिक कर्तव्य। आज हम पढ़ने जा रहे हैं भाग 5 संघीय कार्यपालिका यूनियन एग्जीक्यूटिव। और संघीय कार्यपालिका का जब जिक्र होता है तो हमारे पास नाम आता है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रपति। तो भारतीय राष्ट्रपति के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले अगर मैं आर्टिकल 52 की बात करता हूं, संविधान का अनुच्छेद आर्टिकल 52, क्योंकि ध्यान करो 51 तक जो हमने पढ़ा है वो पढ़ा था कि मौलिक कर्तव्य 51 क में, और अब हम आर्टिकल 52 पढ़ रहे हैं और इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अर्थात भारत का राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो अनुच्छेद 52 में कहा गया है देयर शैल बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू एग्जीक्यूट द यूनियन एग्जीक्यूशन। ध्यान देना, संविधान का अनुच्छेद 52 कहता है कि संघीय कार्यपालिका के संचालन के लिए भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, और उसी के नाम पर संघीय कार्यपालिका का संचालन होगा। देखो, कार्यपालिका दो तरह की होती है, एक संघीय कार्यपालिका, एक राज्य कार्यपालिका। संघीय कार्यपालिका जो है वो राष्ट्रपति के नाम पर चलती है और राज्य कार्यपालिका राज्य के राज्यपाल के नाम पर चलती है। तो राष्ट्रपति का जहां तक सवाल है, तो क्या क्या उसके संदर्भ में हम क्वेश्चंस बना सकते हैं और इसकी कंसेप्ट बहुत ही बारीकी से हम समझेंगे, इस तरीके से पढ़ेंगे कि एक भी क्वेश्चन इसमें छूट ना पाए। ठीक है, तो आर्टिकल 52 कहता है संघीय कार्यपालिका के लिए एक राष्ट्रपति होगा। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब संविधान साफ कहता है कि राष्ट्रपति जो है वो काम करेगा केंद्रीय मंत्री परिषद की सिफारिश पर। ये कुछ कंसेप्ट समझना, राष्ट्रपति किस पे काम करेगा? जो केंद्रीय मंत्री परिषद है, मंत्री परिषद, उसकी सिफारिश पर काम करेगा। और केंद्रीय मंत्री परिषद का मुखिया कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर, अर्थात प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति क्या करता है? कार्य करता है। इसकी बारीकी से और हम स्टडी करेंगे जब राष्ट्रपति की शक्तियों वाला अगला पार्ट हम रिलीज करेंगे उसमें। फिलहाल तो यही समझना कि संघीय कार्यपालिका का संचालन राष्ट्रपति के नाम पर होता है और राष्ट्रपति किसकी सिफारिश पर काम करता है? केंद्रीय मंत्री परिषद। और केंद्रीय मंत्री परिषद का मुखिया कौन होता है? प्रधानमंत्री। संविधान के अनुच्छेद 74 में है केंद्रीय मंत्री परिषद और आर्टिकल 75 में है प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री ही देखा जाए तो क्या होता है? वास्तविक संस्था, वास्तविक शक्तियों का वहन करता है। देखना, भारत के राष्ट्रपति को कई नाम दिए गए हैं। इसे डी फैक्टो भी कहा जाता है। डी फैक्टो, डी फैक्टो का मतलब होता है कि केवल नाम मात्र, जो केवल नाम में ही एग्जिस्ट करता हो। इसको टिट्युलर भी कहा जाता है। टिट्युलर, टिट्युलर का मतलब भी होता है वो एग्जिस्ट ओनली इन नेम। जबकि राष्ट्रपति की सारी शक्तियों का प्रयोग कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इसलिए राष्ट्रपति की बजाय प्रधानमंत्री क्या कहलाता है? डी फैक्टो ना कहला करके ये री फैक्टो कहलाता है। री फैक्टो का मतलब होता है वास्तविक। तो यहां पर सिंपल सी एक चीज है यहां पर कि प्रधानमंत्री ही वास्तविक शक्तियों का संचालन करता है, क्योंकि भारत में संसदात्मक सरकार है, अध्यक्षात्मक सरकार नहीं है। अध्यक्षात्मक सरकार वो होती है जिसमें राष्ट्रपति पावरफुल होता है और संसदात्मक सरकार वो होती है जिसमें प्रधानमंत्री पावरफुल होता है।
और संसदीय प्रणाली हमने कहां से ली है? ब्रिटेन के संविधान से। तो फिलहाल आप इतना समझना कि राष्ट्रपति का जो प्रावधान है वो आर्टिकल 52 के अंदर है, अनुच्छेद 52 में है। अब राष्ट्रपति पद के लिए क्या क्या योग्यताएं होती हैं, कैसे चुनाव होता है, क्या निर्वाचक मंडल होता है, इन सारी चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आर्टिकल 52 में क्या कहा कि एक राष्ट्रपति होगा, संघीय कार्यपालिका के लिए भाई एक राष्ट्रपति का पद होगा। क्लियर? पहली चीज। अब आती है राष्ट्रपति की जो योग्यताएं हैं वो क्या है। तो राष्ट्रपति की जो योग्यताएं हैं, योग्यताएं, क्वालिफिकेशन, वो हम डिस्कस करेंगे यहां पर। उससे पहले मैं बताता हूं आपको, अनुच्छेद 50 में, अनुच्छेद 50 के अंदर जो है राष्ट्रपति की योग्यताओं का विवरण मिलता है। तो कभी भी कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होती है इंडिया में, तो एक बेसिक तो ये होती है, ही और शी मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया। क्या क्या योग्यताएं हैं देखो, वह भारत का नागरिक होना चाहिए, ही और शी मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया। वह किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, कोई भी लाभ का पद है उस पर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है सेम टाइम में कोई और पद उसने धारण कर रखा है तो वो नहीं होनी चाहिए। उसकी जो मिनिमम आयु है वो 35 वर्ष होनी चाहिए, 35 वर्ष उसकी जो है आयु होनी चाहिए। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट यहां पर जो है वो ये है कि राष्ट्रपति में वो सारी योग्यता होनी चाहिए जो एक लोकसभा सदस्य में होती है। ध्यान देना इस पॉइंट पर, जो लोकसभा सदस्य में क्वालिफिकेशन होती है वो ही क्वालिफिकेशन राष्ट्रपति के पद के लिए जरूरी है। ठीक है, तो बताओ मोटा मोटा अगर हम बात करते हैं तो क्या क्वालिफिकेशन हो गई? वह भारत का नागरिक हो, वह किसी लाभ के पद पर ना हो, ठीक है ना, किसी लाभ के पद पर ना हो, उसकी न्यूनतम आयु जो है 35 वर्ष हो, और उसमें वो सारी योग्यता हो जो एक लोकसभा सदस्य की होती है। तो ये हो गई हमारे पास क्वालिफिकेशन, किसके लिए? राष्ट्रपति पद के लिए। उसके बाद हमारे पास आता है निर्वाचक मंडल। अब ये आपको समझना है, निर्वाचक मंडल क्या है, इंपॉर्टेंट, क्योंकि कईयों को कई बार घुमा फिरा के पूछ लिया जाता है। तो अगर निर्वाचक मंडल की अगर मैं बात करता हूं तो अनुच्छेद 54 संविधान का जो अनुच्छेद 54 है, 54 है, इसमें कहा गया है निर्वाचक मंडल, निर्वाचक मंडल। अब निर्वाचक मंडल क्या होता है? ये वो होता है हु हैव द राइट टू पार्टिसिपेट इन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। राष्ट्रपति के चुनाव में जिनको भाग लेने का अधिकार होता है वो निर्वाचक मंडल है। तो निर्वाचक मंडल में ध्यान रखना, ये वर्ड खास तौर से ध्यान रखना होगा, निर्वाचित, निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित सदस्य मतलब इलेक्टेड मेंबर किसके होने चाहिए? निर्वाचित सदस्य लोकसभा, राज्यसभा तथा राज्य विधानसभा, राज्य विधानसभा, ये इलेक्टेड मेंबर होने चाहिए। तो मतलब इलेक्टेड मेंबर ऑफ, किसके इलेक्टेड मेंबर ऑफ? लोकसभा के निर्वाचित सदस्य। जैसे मैं बात करता हूं यहां पर 543 लोकसभा के सदस्य हो गए, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य 238 हो गए, क्योंकि वैसे तो 250 सीटें होती है राज्यसभा में, लेकिन 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं, वो हम पढ़ेंगे, पावर में पढ़ेंगे बाद में। और राज्य विधानसभा, और राज्य विधानसभा के जो सदस्य हैं जो एमएलए या विधायक कहलाते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, चाहे तो वो राज्य मतलब विधानसभा हो या विधान परिषद हो, विधानसभा और विधान परिषद, कंफ्यूज मत होना यहाँ पर, विधान परिषद ये थोड़ा लंबा विषय है, क्योंकि कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पे 2 सदन है, विधानसभा और विधान परिषद, लेकिन कुछ ऐसे राज्य जहां केवल विधानसभा ही होती है। तो ये कहलाते हैं इलेक्टोरेट सिस्टम, मतलब
राष्ट्रपति के चुनाव में ये भाग लेंगे। कौन भाग लेंगे? निर्वाचित सदस्य लोकसभा, राज्यसभा तथा राज्य विधानमंडल, ये हम कहेंगे यहाँ पर। तो ये तो क्या करेंगे? राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे, ठीक है। लेकिन अब राष्ट्रपति का एक, भाई जब राष्ट्रपति चुनाव लड़ता है तो उससे पहले उम्मीदवार भी तो उसे बनाया जाता है, उम्मीदवार, कैंडिडेट। और आम तौर पर आप इंडिया में देखते हो दो तरह के कैंडिडेट होते हैं, एक एनडीए का उम्मीदवार, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस का, और एक यूपीए का, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। एनडीए को कहते हैं जनतांत्रिक, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, और यूपीए को कहते हैं कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन। तो अब कोई भी कैंडिडेट होता है तो ऐसे ही कैंडिडेट नहीं बनता कि भाई हमने इसको खड़ा कर दिया ये राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेगा, नहीं। उसके लिए भी एक कंडीशन है। उसके लिए कंडीशन क्या है कि जो हमारी संसद है ना, इनके जो सांसद है लोकसभा या राज्यसभा, इसमें से 50 सदस्य ऐसे होने चाहिए जो राष्ट्रपति के नाम को आगे रखेंगे, मतलब वो प्रस्तावक होने चाहिए। प्रस्तावक, स्पॉटर, मतलब जो नाम रखते हैं, प्रपोज करते हैं। और 50 सदस्य ही ऐसे होने चाहिए इसके अलावा जो राष्ट्रपति के कैंडिडेट के बाद में उनका अनुमोदन करे। अनुमोदन का मतलब है उसको सपोर्ट दे, मतलब पहले तो 50 सदस्य उसका नाम रखेंगे कि भाई हमारा कैंडिडेट ये है, और उसके बाद 50 सदस्य उसका समर्थन करेंगे, सपोर्ट करेंगे। तो ऐसे 100 सदस्य हो जाते हैं जो राष्ट्रपति की उम्मीदवारी के लिए उसमें सहभागिता दिखाते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये तो हो गया राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। अच्छा, अब एक चीज का और भी ध्यान रखना है आपको। देखो, राज्यों को तो अधिकार है, राज्य विधानसभा, जातीय विधानमंडल राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है। लेकिन आपको ये पता है क्या, यूटीआई, केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया, इसमें कुछ मतलब यूटीआई को अधिकार नहीं है। भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8। लेकिन 8 में से केवल 2 ही ऐसे यूटीआई हैं, दिल्ली और पुडुचेरी। पुडुचेरी, ये 2 ही ऐसी यूटीआई हैं जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेती हैं। बाकी जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, दे हैव नो राइट टू पार्टिसिपेट इन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। तो ये हो गया हमारे पास अनुच्छेद 54 में है निर्वाचक मंडल। तो आई थिंक इट शुड बी क्लियर कि कौन कौन राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेगा। तो यहाँ ये हो गया निर्वाचक मंडल। उसके बाद हम करते हैं राष्ट्रपति की जो चुनावी प्रक्रिया है वो क्या है। अब राष्ट्रपति का चुनाव भी तो होता है, तो उसको हम किस तरीके से चुनते हैं, कैसे उसकी चुनावी प्रक्रिया है। तो अनुच्छेद 55, अगर हम आर्टिकल 55 की बात करें तो इसमें कहा गया है राष्ट्रपति के चुनाव, इलेक्शन की विधि या प्रक्रिया, तो इसका जो कहा गया वो कहा गया है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, ठीक है। इसको इंग्लिश में कहते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, कईयों की समझ में नहीं आती ये क्या होती है। तो इसमें ना जो प्रीफरेंस है वो दी जाती है। सबसे पहले एक चीज और देखो, अभी हमारे यहाँ पे चुनाव होते हैं, राज्य विधानसभा के चुनाव हैं या लोकसभा के चुनाव हैं, वो किस पे होते हैं? ईवीएम से होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से होती है। लेकिन आज भी जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो बैलेट पे होता है, बैलेट से होता है, जिसको हम कहते हैं मतपत्र, इससे होता है। अब कई बार क्या होता है, ये प्रणाली हमें समझ में नहीं आती। सपोज करो कोई 2 कैंडिडेट हैं, ए बी सी, या 3 कैंडिडेट है, ये भाई राष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। एक हो गया एनडीए का, एक हो गया यूपीए का, एक हो गया स्वतंत्र।
अब क्या होता है, कोई भी इसमें जो वोट डालने जाएगा, और वोट कौन डालेंगे, बताओ कौन डाल सकता है वोट इसमें? निर्वाचित सदस्य लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानमंडल। तो जब वो वोट डालने जाएगा ना, तो आपको पता है वो तीनों ही कैंडिडेट को वोट देगा। हाँ जी, अब आप कहोगे ये क्या, तीनों को ही? लेकिन वो क्या करता है, अपनी प्रीफरेंस लिखता है। प्रीफरेंस का मतलब है अपना जो उसका चुनाव है, जिसको वो तवज्जो देना चाहता है। सपोज करो वो एक बैलेट पेपर लिया, तीनों कैंडिडेट के नाम होंगे। अब सी कैंडिडेट को वो पहले नंबर पर पसंद करता है, तो इसके आगे 1 लिख देगा, इसके आगे 3 लिख देगा, इसके आगे 2 लिख देगा। अब ये देखा जाता है कि भाई कौन सा ऐसा कैंडिडेट है जो प्रीफरेंस में सबसे नंबर 1 पर है। तो सपोज करो सी कैंडिडेट है, अब इसको 1 नंबर मिला है। अब क्या होता है, राष्ट्रपति के लिए एक कंडीशन और भी है कि जो कुल वैध मत पड़े हैं ना, वैध मत मतलब जितने भी वैध वोटिंग हुई है ना, उसका 50% लेना जरूरी है। ये कंडीशन है, शर्त है कि इतना तो लेना ही पड़ेगा। अब क्या होता है, ये देखा जाता है कि भाई सी कैंडिडेट नंबर 1 पे है, लेकिन अगर बी कैंडिडेट को देखें तो ये पिछड़ रहा है, ये 3 नंबर पर है। तो इसके जो वोट है ना, 3 नंबर वाले की वोट, ये किसको ट्रांसफर कर दिए जाते हैं, नंबर 1 वाले को ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। इसलिए इस प्रणाली का नाम पड़ा है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। एक एक वोट क्या होता है, ट्रांसफर होता चला जाता है। जो 50% गेन करता है उसको ये वोट क्या हो जाते हैं, ट्रांसफर होते चले जाते हैं। इस तरीके से इस प्रणाली का नाम पड़ा है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। तो इस विधि से राष्ट्रपति का चुनाव होता है, जिसका विवरण आर्टिकल 55 में है। आई थिंक यहां तक बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा आपको। इसके बाद अब राष्ट्रपति का चुनाव भी हो गया। अगर राष्ट्रपति से संबंधित कोई विवाद हो जाता है, राष्ट्रपति से संबंधित मतलब राष्ट्रपति के चुनाव का अगर कोई विवाद आ जाए सामने, डिस्प्यूट आ जाए, तो ध्यान देना उसकी सुनवाई कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट करता है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय। उसके बाद अब राष्ट्रपति चुन लिया गया, इलेक्ट हो गया। अब उसको क्या दिलानी है, राष्ट्रपति को दिलानी है शपथ। तो राष्ट्रपति को ओथ एंड अफर्मेशन जो शपथ है वो कौन दिलाएगा, तो ध्यान रखना CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है CJI, वो क्या दिलाएगा, राष्ट्रपति को उसके पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है। एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया था, घुमा के पूछा गया कि मान लो CJI ना हो, उसका पद खाली हो जाए, उसकी डेथ हो जाए, या वो रिजाइन कर दे, या सो व्हाट, कोई भी काम हो सकता है। तो ऐसे केस में राष्ट्रपति को उसकी पद की शपथ कौन दिलाएगा, तो उसकी पद की शपथ कौन दिलाएगा, जो सुप्रीम कोर्ट का सबसे सीनियर जज होगा ना, जस्टिस होगा, सीनियर जज, वो राष्ट्रपति को उसके पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएगा। ये हो गई राष्ट्रपति की शपथ। ठीक है, अब शपथ भी हो गई। अब सवाल आता है कि उसका कार्यकाल कितना होगा। टेन्यूर सिस्टम पर अगर हम आते हैं, राष्ट्रपति का कार्यकाल, राष्ट्रपति का कार्यकाल जो है ना वो 5 वर्ष होता है, 5 ईयर। अच्छा, एक चीज और भी है यहाँ पर, देखो जितने भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है उनमें मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं है। आप लोग तैयारी कर रहे हो, फॉर्म भरते हो अनेक प्रतियोगिता परीक्षाओं की, तो उसमें क्या होता है, आपकी मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन होती है। लेकिन कहीं भी जो है इनके लिए, इन पोस्ट के लिए कहीं भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं है। और दूसरा, इनके लिए रिटायरमेंट एज भी नहीं है, सेवानिवृत्त की भी क्या है, आयु निर्धारित नहीं कर रखी है। तो कोई भी कैंडिडेट कितनी बार भी राष्ट्रपति बन सकता है, कितनी बार भी प्रधानमंत्री बन सकता है, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि भाई 2 बार बनेगा। जैसे अमेरिका है, अमेरिका में केवल 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकते हैं, थर्ड टाइम नहीं बन सकता। लेकिन भारत में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है।
तो भाई 5 साल जो है इसका कार्यकाल है। हाँ, 5 साल से पहले इसको पद से हटाया जा सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महाअभियोग की। महाअभियोग, राष्ट्रपति को एक ही तरीका है 5 साल से पहले हटाने का, वो है महाअभियोग। और संविधान के अनुच्छेद 61 में, आर्टिकल 61 में है राष्ट्रपति पर महाअभियोग, इम्पीचमेंट ऑन द प्रेसिडेंट। और ये व्यवस्था जो हमने ली है, ये कहां से ली है? अमेरिका के संविधान से ली है। आज तक भारत के किसी भी राष्ट्रपति पर महाअभियोग नहीं आया है, महाअभियोग नहीं चला है। लेकिन अब जब वर्ड आ ही गया यहाँ पर इम्पीचमेंट या महाअभियोग, तो आइए इसको हम थोड़ा ब्रॉडली एक बार समझ लेते हैं कि ये प्रक्रिया क्या है। बड़ी ही जटिल प्रक्रिया है महाअभियोग की। अब कैसे इसकी शुरुआत होती है, आइए जानते हैं। अगर भारत के राष्ट्रपति ने अपने पद का दुरुपयोग किया हो, संविधान का उल्लंघन किया हो, या फिर भ्रष्टाचार के केस में संलिप्त हो, तो ऐसी स्थिति में उसके खिलाफ महाअभियोग प्रस्ताव लाया जाता है। और महाअभियोग प्रस्ताव लाने के लिए क्या कंडीशन है वो देखिएगा। सबसे पहले लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों में से कहीं से भी इसकी शुरुआत की जा सकती है। और जब इसकी शुरुआत की जाती है तो 50 ऐसे सदस्य होते हैं जो लिखित रूप से क्या करते हैं? सिग्नेचर करते हैं महाअभियोग प्रस्ताव पर। तब तो ये प्रस्ताव क्या होता है? शुरू होता है। फिर शुरू होता है तो उसके बाद 14 दिन पहले राष्ट्रपति को नोटिस दिया जाता है। उसको बताया जाता है कि आपके खिलाफ संसद में महाअभियोग प्रस्ताव लाया जा रहा है। राष्ट्रपति का ये विशेषाधिकार है कि वो सदन में खुद भी जा सकता है, जिस भी सदन में पहले इसकी शुरुआत हुई हो, लोकसभा हो या राज्यसभा, दोनों में से कहीं से भी इसकी शुरुआत हो सकती है। तो राष्ट्रपति अपनी सफाई देने के लिए, अपना पक्ष रखने के लिए खुद भी सदन में जा सकता है, या फिर अपने किसी वकील या अपने रिप्रेजेंटेटर को वहां पर भेज सकता है। तो इसके बाद क्या होती है? ये प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अब ये प्रक्रिया शुरू होती है तो जिस भी सदन में 2/3 बहुमत से, 2/3 मेजोरिटी से अगर महाअभियोग प्रस्ताव पास हो जाता है तो फिर ये भेजा जाता है संसद के दूसरे सदन में। सपोज करो राज्यसभा में पास हो गया, कितने बहुमत से? 2/3 से। तो अब ये प्रस्ताव भेजा जाएगा लोकसभा में, और लोकसभा भी इसे 2/3 मेजोरिटी से पास कर देती है। तो उसी तारीख से ये समझा जाता है कि राष्ट्रपति को उसके पद से हटा दिया गया है। ये पूरी की पूरी प्रोसेस है इम्पीचमेंट की, महाअभियोग की, जो संविधान के अनुच्छेद 61 में है और अमेरिका के संविधान से हमने इसको लिया है। क्लियर यहां तक? अब आता है राष्ट्रपति का कार्यकाल भी हो गया। अब राष्ट्रपति का भाई वेतन कितना है? अगर हम वेतन की बात करते हैं, राष्ट्रपति का वेतन, तो इसका वेतन है वो महीने का है 5 लाख। 5 लाख रुपए इसका वेतन है, ठीक है। और सुविधाएं तो आपको पता ही है, राष्ट्रपति भवन है। तो अगर जब ये रिटायरमेंट हो जाए, मतलब जब पद छोड़ दे, तो इसकी जो पेंशन होती है ना वो 50% हो जाती है। पेंशन मतलब 2.5 लाख रुपए इसकी पेंशन बन जाएगी, और वेतन होगा वो कितना होगा? 5 लाख रुपए होगा, ठीक है। तो ये था हमारा राष्ट्रपति से संबंधित कुछ फैक्चुअल जो जानकारी है वो हमें यहाँ पर साझा की है। अब कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो घुमा फिरा के पूछे भी जाते हैं। आइए एक बार इनको और देख लेते हैं हम। अगर प्रश्न ये आए कि बताओ भारत के, स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन बने, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्योंकि जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे। राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे, और ये पहले फर्स्ट प्रेसिडेंट भी बने, भारत के पहले प्रेसिडेंट बने। और ध्यान रखना, ये 2 बार राष्ट्रपति रहे, 2 टाइम्स।
यही एकमात्र ऐसे हैं राष्ट्रपति जो 2 बार राष्ट्रपति बने थे। ठीक है, इसके बाद एक नाम आता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 2 बार उपराष्ट्रपति रहे थे, 2 बार उपराष्ट्रपति रहे और 1 बार प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहे, राष्ट्रपति रहे। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन आए 2 बार उपराष्ट्रपति 1 बार राष्ट्रपति, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और 2 बार राष्ट्रपति रहे वो कौन रहे? उसका नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके अलावा देखो, अगर राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए और उपराष्ट्रपति भी ना हो, तो आपको पता है ऐसे केस में जो सीजेआई है, सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो भारत का राष्ट्रपति का पद संभाल सकता है। और ऐसा एक बार हमारे देश में हुआ था, राष्ट्रपति का पद संभाला था एम हिदायतुल्लाह ने। एम हिदायतुल्लाह ये चीफ जस्टिस थे, इन्होंने राष्ट्रपति का पद संभाला था और इसलिए इनको कार्यवाहक राष्ट्रपति कहा गया था। कार्यवाहक प्रेसिडेंट कहा गया था। अच्छा, इस तरह के जो कार्यवाहक होते हैं ना, वो केवल 6 महीने तक ही होते हैं। 6 महीने तक ही वो राष्ट्रपति रह सकते हैं। 6 महीने के बाद नेक्स्ट राष्ट्रपति चुन लिया जाना चाहिए, उसका चुनाव हो जाना चाहिए। ऐसे और भी मैं राष्ट्रपति का नाम बता सकता हूं। एक बीडी जत्ती की अगर बात करते हैं, बीडी जत्ती, ये भी कार्यवाहक राष्ट्रपति रह चुके हैं। अगर फखरुद्दीन अली अहमद की बात करता हूं, फखरुद्दीन अली अहमद ये भी कार्यवाहक राष्ट्रपति रह चुके हैं। तो अगर क्वेश्चन ऐसा है, एकमात्र सीजेआई जो कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे तो एम हिदायतुल्लाह, इसके अलावा बीडी जत्ती और फखरुद्दीन अली अहमद ये कार्यवाहक राष्ट्रपति रह चुके हैं। और देखिएगा, कुछ और फैक्ट्स हम यहां पर पढ़ने जा रहे हैं राष्ट्रपति से संबंधित। वो क्या है? अगर क्वेश्चन ये आता है, एक जेबी वीटो होती है, जेबी वीटो पावर होती है राष्ट्रपति के पास। जेबी वीटो का प्रयोग करने वाला एकमात्र राष्ट्रपति कौन हुआ है? एकमात्र राष्ट्रपति हुआ है ज्ञानी जैल सिंह। ये जब मैं आपको राष्ट्रपति की शक्तियां कराऊंगा ना, तब बताऊंगा। भारतीय संसद ने एक अधिनियम पास किया था, भारतीय डाक अधिनियम 1978। तो राष्ट्रपति ने अपनी पावर का प्रयोग किया और उसे जो है मंजूरी देने से मना कर दिया था। उसके बाद ये बिल लैप्स हो गया था, ये विधेयक जो है लैप्स हो गया था। तो इसका हम डिस्कस करेंगे जब पावर ऑफ प्रेजेंट पढ़ेंगे, तब बताऊंगा ये पूरा मामला क्या था। ठीक है, तो ज्ञानी जैल सिंह ये एकमात्र पहले सिख राष्ट्रपति भी थे, सिख राष्ट्रपति। ठीक है, अगर ये पूछा जाए भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति, तो आंसर होगा फखरुद्दीन अली अहमद। यहां तक आया समझ में? और क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं? अच्छा, एक ऐसे राष्ट्रपति बताओ जो दूसरे मत चक्र की गणना में राष्ट्रपति चुने गए थे। दूसरे मत चक्र की गणना में मैंने अभी आपको सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम बताया था ना, तो ये उसी का ही हिस्सा है। तो ऐसे राष्ट्रपति थे वीवी गिरी। मैं ये भी बता रहा हूं यहाँ पे, वीवी गिरी सबसे यंगेस्ट, सबसे युवा राष्ट्रपति भी बने थे। तो ये दूसरे मत चक्कर की गणना में विजयी हुए थे। कौन? वीवी गिरी। क्लियर? अब एक ऐसा नाम आता है जिन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव लड़े तो वो चुनाव हार गए, लेकिन नेक्स्ट टाइम वो निर्विरोध चुन लिए गए। ऐसा नाम है नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी
ये पहले ऐसे राष्ट्रपति हैं जब इन्होंने पहली बार चुनाव लड़ा ना, फर्स्ट टाइम इन्होंने चुनाव लड़ा तो ये चुनाव हार गए राष्ट्रपति का, लेकिन बाद में ये निर्विरोध चुन लिए गए। निर्विरोध मतलब अनअपोज्ड चुने गए। तो ऐसे राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीवा रेड्डी थे। क्लियर यहां तक? इसके अलावा और देखिएगा क्वेश्चंस कैसे कैसे बन सकते हैं राष्ट्रपति को लेकर। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि बताओ राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने वाले पहले फर्स्ट महिला कौन थी? पहली महिला कौन थी जिसने राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लिया था? फर्स्ट महिला जिसने राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लिया था, तो ऐसी पहली महिला थी कैप्टन लक्ष्मी सहगल। कैप्टन लक्ष्मी सहगल, ठीक है, ये पहली महिला थी जिसने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा था और ये चुनाव हार गई थी। और इसके जो विरोध में मतलब इसके वर्सेस जो थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, अब्दुल कलाम थे, ठीक है, कलाम साहब जिन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो ये चुनाव जीत गए थे। कैप्टन लक्ष्मी सहगल चुनाव हार गई थी। कैप्टन लक्ष्मी सहगल कौन थी? जो INA था ना, इंडियन नेशनल आर्मी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का, उसमें एक रेजिमेंट होती थी, एक रेजिमेंट थी जिस रेजिमेंट का नाम था रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट। रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट, उसकी ये एक मेंबर होती थी और इसने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा। तो पहली महिला राष्ट्रपति जिसने हु कंटेस्टेड द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। अगर क्वेश्चन ये आए पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी? फर्स्ट वुमेन, पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी? तो वो बनी थी प्रतिभा देवी पाटिल। प्रतिभा देवी पाटिल। क्लियर? ये भी क्वेश्चन हो गया। अच्छा, क्या कोई ऐसे राष्ट्रपति बने हैं जो पहले मुख्य चुनाव आयुक्त भी थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? हाँ, ऐसे थे जिनका नाम था TN शेषन। ध्यान देना, TN शेषन मुख्य चुनाव आयुक्त थे, मुख्य चुनाव आयुक्त थे और इन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा था। और इनके समय में जब ये CEC थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, तो उस समय बहुत से सुधार हुए थे चुनाव के अंदर। मैं बात करता हूं यहाँ पे फोटो पहचान पत्र, फोटो आइडेंटिटी कार्ड, ये इन्होंने ही शुरुआत की थी। बड़ी ही ईमानदार छवि के ये जाने जाते थे। और जब इन्होंने चुनाव लड़ा तो वर्सेस इनके खिलाफ जो कैंडिडेट थे वो थे KR नारायण। KR नारायण, और KR नारायण ये 10वें राष्ट्रपति थे। ये चुनाव जीत गए थे और राष्ट्रपति चुन लिए गए। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है, पहले दलित राष्ट्रपति का नाम बताओ, फर्स्ट दलित प्रेसिडेंट। तो KR नारायण पहले फर्स्ट दलित राष्ट्रपति थे, दलित राष्ट्रपति थे पहले। ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्लियर यहां तक? उसके बाद क्वेश्चन आता है कि अभी वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति कौन है? तो कौन है? द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू ये भी दलित राष्ट्रपति हैं। वर्तमान में कौन से राष्ट्रपति हैं? ये 15वें नंबर की राष्ट्रपति है। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा टॉपिक राष्ट्रपति। उम्मीद है एक एक क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए हैं, यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन छूटा नहीं है। और अभी ये टॉपिक फिनिश नहीं होता, एक दूसरा पार्ट में यहाँ पर लेके आ रहा हूँ, उसमें हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति की शक्तियां, पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, और वो जानना बहुत जरूरी है ताकि आपको और भी क्लियर हो जाएगा कि राष्ट्रपति की वास्तविक स्थिति क्या है भारतीय संविधान में। तो आइए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में पावर ऑफ प्रेसिडेंट में। तब तक के लिए आप इस टॉपिक को पढ़िएगा और सारे क्वेश्चन क्लियर कीजिएगा। धन्यवाद।